हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने जनरल स्टडी केमिस्ट्री में। हम लोगों ने कल पिछले क्लास में देखा था कि विलेयता किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और हेनरिटन। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे बहुसंख्यक गुण। बहुसंख्यक गुण किसे कहते हैं और पारासरण दाब और वाष्प दाब का अनुमान, ये जो सब बहुसंख्यक गुण के पार्ट होते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, बहुसंख्यक गुण किसे कहते हैं? बहुसंख्यक गुण, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, तो बहुसंख्यक गुण किसे कहते हैं? विलयन के, किसी विलयन के भौतिक गुण जिसमें विलयन के विलेय पदार्थ के कणों की संख्या या विलयन के मोल अंश का निर्धारण किया जाता है, उसे विलयन के बहुसंख्यक गुण कहते हैं। ठीक है, विलयन के किसी विलयन के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी विलयन के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ के कणों की संख्या या विलयन के मोल अंश का निर्धारण करता है। विलयन के मोल अंश के निर्धारण पर निर्भर करता है। निर्भर करता है, बहुसंख्यक गुण कहलाता है। बहुसंख्यक गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो हमारा क्या होता है बहुसंख्यक गुण? किसी विलयन के भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों या विलयन के मोल अंश के निर्धारण पर निर्भर करता है, उसे हम बहुसंख्यक गुण कहते हैं। इसके बाद जो विलयन के अणुसंख्यक गुण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसे अणुसंख्यक गुण भी कहते हैं। अणुसंख्यक गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ये 4 प्रकार, इसका जो निर्धारण होता है विलयन के अणुसंख्यक गुण का, ये 4 प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला होता है परासरण दाब। तो चलिए हम लोग देखते हैं परासरण दाब किसे कहते हैं। परासरण दाब, परासरण तथा परासरण दाब दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, परासरण
दाब। तो परासरण दाब किसे कहते हैं? विलायक के अणुओं का, जो विलायक होता है, मैंने बताया था विलायक और विलेय दो होते हैं। जो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से तनु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्थानांतरण परासरण कहलाता है। ठीक है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्थानांतरण परासरण कहलाता है। विलयन में से होकर तनु विलयन, विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्थानांतरण। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर स्थानांतरण। परासरण कहलाता है। इसे हम लोग फिगर की सहायता से समझेंगे। जैसे हमारा कोई ये बीकर है, ठीक है, हमारा कोई ये बीकर है, इसमें हम लोगों ने एक विलयन ले लिया और इसमें एक विलायक है, ये टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। इसमें एक टेस्ट ट्यूब नहीं, ये एक झिल्ली टाइप होगी, ये मेम्ब्रेन होगी झिल्ली। ये बीकर हो गया, ये हमारा विलायक हो गया, विलायक। ठीक है, विलायक कैसे होगा? एक होगा इसमें तनु विलयन होगा और एक इसमें होगा हमारा सांद्र विलयन। तो ये जो झिल्ली है, झिल्ली में से इस साइड से इधर आना हमारा परासरण कहलाता है। ठीक है, ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली हो मान लीजिए। ठीक है, तो विलायक के अणुओं, जैसे एक विलायक ये है, ये विलायक हो गया, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से सांद्र विलयन से या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्थानांतरण हमारा परासरण कहलाता है। ठीक है, और अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसके द्वारा विलायक से अलग किए गए विलयन, विलायक से अलग किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए जो हमारा दाब लगता है उसे हम लोग परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। ये अणुसंख्यक गुण का पहला पार्ट है। अर्धपारगम्य झिल्ली, परासरण दाब। अर्ध वो था हमारा परासरण, अब ये अर्ध हमारा परासरण दाब। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग किए गए विलयन से अलग
किए गए विलयन, अलग किए गए विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग किए गए विलयन में, अलग किए गए विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में विलयन में विलायक के प्रयोग के प्रवेश को रोकने के लिए लगाया गया दाब हमारा परासरण दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। ये हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। जैसे हमारे ये कोई बीकर हो गया है, ठीक, इसमें मान लीजिए हमारा विलायक है, ये हमारा कोई विलायक हो गया है, ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया विलायक, ठीक। और इस पे हमने कोई ले लिया विलयन, ये एक मेम्ब्रेन झिल्ली, ये हो गया हमारा विलयन, इस पे हमारा विलयन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से अलग किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश, मतलब जो ये विलायक है इस पे हमारा प्रवेश को रोकने के लिए, मतलब कि ये जो हमारा विलायक है इस विलयन में प्रवेश ना करे, इसके लिए जो दाब लगाया जाता है वो हमारा परासरण दाब कहलाता है। ये हमारा विलायक हो गया, ये हमारा विलयन हो गया, और ये हो गई हमारी झिल्ली, ये हमारी है झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। अब जब दो प्रकार के इसमें विलयन होंगे समान ताप पर, जैसे हम ले लें दो प्रकार के विलयन, तो उसमें जो उसकी जो मतलब दोनों के दाब होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, C इक्वल टू N/V होता है इसमें, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन, इस पे रुकिए, इसके पे एक पार्ट देख लीजिए, समतापी परासरण, समतापी परासरण किसे कहते हैं, समान ताप पर दो विलयनों के जो परासरण दाब होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, उसे हम समतापी परासरण कहते हैं। समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन है। दो समान ताप पर समान ताप पर जिन विलयनों के
परासरण दाब समान होते हैं उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं। समान दाब पर जिन विलयनों के परासरण दाब बराबर होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। समपरासारी विलयन कहलाते हैं। और जो समपरासारी विलयन होते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन समान होती है। समपरासारी विलयन की मोलर सांद्रताएं विलयन की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। तो हमारा इसके बाद ये सूत्र होता है और हम लोगों ने पढ़ा था कि एन क्या होता है मोल अंश। एन बराबर हमारा क्या होता है W/m वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे हम एन की वैल्यू रख देंगे, लेकिन यहां पे हम दो जब विलयन लेंगे दो विलयन लेंगे तो एक के लिए C1 हो जाएगा, दोनों की सांद्रताएं बराबर होंगी। जैसे C1 = N1/V। आयतन तो हमारा दोनों जब मिला रहेगा तो आयतन तो हमारा बराबर रहेगा और C2 हो जाएगा हमारा N2/V। यहाँ और दोनों की जो सांद्रताएं होंगी बराबर होंगी तो N1/V = N2/V। यहाँ पे उसका मान रख देंगे, यहाँ पे देंगे W/, ये आप लोग नोट कर लिया होगा। यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या होता है C = N/V। जब हम लोग दो अलग अलग के लिए C1/N1/V आयतन हमारा इक्वल होगा, सेम होगा N2/V और इसकी सांद्रताएं समपरासारी दाब में विलयन में बराबर होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे N1/V बराबर N2/V और यहाँ n बराबर क्या होता है W/m। इसके बाद यहाँ मान रख देंगे N1 की जगह हमारा क्या हो जाएगा N1 बराबर हो जाएगा हमारा W1/m1/V या ये भी यहाँ पे यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा W2/m2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। W1/m1 = W2/m2। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे वाष्प दाब का अनुमान। परासरण दाब हमारा 1 नंबर था, इसके बाद वाष्प दाब का अनुमान। सेकंड नंबर है वाष्प दाब का अनुमान।
मतलब क्या होता है? घटना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। इसमें क्या होता है? किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय, किसी द्रव विलायक, जो हमारा विलायक होगा द्रव फॉर्म में होगा, किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ मिलाने पर जो हमारा विलायक होगा, हमारा द्रव फॉर्म में होगा, किसी द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय, मतलब जो हमारा वेपोराइज ना हो, मतलब वाष्प ना बने, ऐसे विलेय पदार्थ को मिलाने पर जो विलायक का वाष्प दाब होता है, जो विलायक का वाष्प दाब होगा वो घट जाएगा। मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब घट जाता है, घट जाता है। इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि जो हमारा विलायक होगा उसका हमारा वाष्प दाब ज्यादा होगा, और जब उसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो उसके बाद हमारा उसका वाष्प दाब घट जाएगा विलायक का। ठीक है, इसका मतलब जो शुद्ध विलायक होगा उसका हमारा वाष्प दाब अधिक होगा, और जो विलेय पदार्थ मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा हमारा उसका वाष्प दाब घट जाएगा। ठीक है, तो इस अर्थात किसी विलयन विलयन का वाष्प दाब अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक मतलब जब उसमें हम विलेय पदार्थ नहीं मिला रहे हैं, किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, वाष्प दाब से कम होता है, ठीक है। तो जो हमारा विलयन होगा, मतलब जब कोई हम लोग विलायक लेंगे और कोई विलेय लेंगे, तो जो हमारा विलायक का वाष्प दाब होगा, विलेय पदार्थ जब उसमें मिला देंगे विलायक में, तो वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, तो सॉल्यूशन का हमारा वाष्प दाब घट जाएगा। ठीक है, यही का अर्थात किसी विलयन, जब हमारा विलेय और विलायक मिल गया तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक, मतलब जो हमारा पहले विलायक था उसके वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यदि हमारे किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, हम लोग शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया हमारा P0, विलायक का वाष्प दाब हो गया हमारा P0, और हमारा जो विलयन होगा उसका हमारा P हमने ले लिया P। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब हमारा हो गया P। यह सॉल्यूशन है विलयन, तो उसे PS ले लीजिए, यह हो गया हमारा PS ले लीजिए। ठीक है, तो जो वाष्प दाब का हमारा अनुमान होगा वो हमारा डेल्टा P होगा।
तो डेल्टा पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका वास्तव हमारा अधिक होगा। जब किसी विलायक में विलय का वास्तव मिला, मतलब जब किसी विलायक में हम लोग विलय मिला देंगे तो उसका वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा और सोल्यूशन का वास्तव बढ़ जाएगा। तो ज्यादा में हम कम घटाएंगे ना, P0 माइनस PS, ठीक है। और अपेक्षित वाष्प दाब का अनुमान क्या होता है हमारा, तथा अपेक्षित वाष्प दाब का अनुमान ये हमारा होता है ये होता है हमारा P0 माइनस PS अपान P0 माइनस PS अपान P0, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, राउट लॉ हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। राउट लॉ हमारा कहता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका अपेक्षित अवनमन हमारा क्या होता है, P0 माइनस PS अपान P0, और हमारा क्या होता है मोल अंश क्या होता है, स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पे जब हम लेंगे n इक्वल टू n हो जाएगा हमारा वेरी वेरी लेस देन n, ये हमारा तन विलयन होगा, मतलब जिसमें जो विलय पदार्थ होगा उसकी मात्रा बहुत कम होगी, इसलिए n का मान बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा n प्लस n बराबर n, कैपिटल N हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा तनु विलयन के लिए हमारा ये हो गया। फिर स्मॉल n बराबर हमारा क्या होता है, n बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, W अपान M, ठीक है। ये n बराबर हो जाएगा, और कैपिटल N बराबर हमारा क्या होता है, हो जाएगा कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो यहां पे उसकी वैल्यू रख देंगे, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल w अपान स्मॉल n अपान ये हो जाएगा हमारा कैपिटल N की वैल्यू बहुत कम होगी, ये रहेगा हमारा कैपिटल N, और कैपिटल N की वैल्यू हमारा यहां से आ जाएगा कैपिटल W अपान कैपिटल M। जब बटे के बटे होता है तो हमारा संख्या पलट जाती है और गुणा हो जाता है, W अपान M, ये संख्या पलट जाएगी गुणा हो जाएगा कैपिटल M अपान कैपिटल W। यह रहेगा हमारा P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपान कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा डेरिवेशन इसका। ठीक, नोट कर दीजिए इसे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो जैसे इसमें किसी विलायक में हमने कोई विलेय पदार्थ मिलाया था, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हमारा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा पार्ट। तीसरा हो गया हमारा क्वथनांक का उन्नयन।
जब किसी विलायक में हम लोग जब किसी शुद्ध विलायक में हम लोग कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब हमारा घट जाता है, ठीक है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील का मतलब क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया था, कमेंट करके बताइए। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है, लेकिन जो हमारा क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। वाष्प दाब तो घट गया, घट जाता है, किंतु उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। जब हमारा इसमें हमारा क्या होगा, जो विलायक होगा उसका वाष्प दाब हमारा कम होगा, लेकिन जो विलयन होगा उसका हमारा वाष्प दाब अधिक होगा। अर्थात विलायक का वाष्प दाब कम, विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक विलयन की अपेक्षा कम होगा, विलयन की अपेक्षा कम होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो विलयन होगा उसका जो क्वथनांक होगा ज्यादा होगा और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम विलायक का क्वथनांक Tb ले लें, विलायक का क्वथनांक हमारा Tb हो गया और विलयन का हमारा जो क्वथनांक है वो हम मान लीजिए T0 भी ले लें, T0 ले लेते हैं। तो हमारा जो क्वथनांक का उन्नयन होगा वो हमारा डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, हमारा इसका ज्यादा है ना विलयन का, तो T0 माइनस Tb हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और जो डेल्टा Tb होता है इसे भी मिल लीजिए, इसे बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इससे, ठीक है। जो हमारे ये होता है डेल्टा Tb, ये हमारे इसकी मोलरिटी पर डिपेंड करता है। डेल्टा Tb अनुक्रमांक होता है हमारा मोलालिटी, मतलब कैपिटल M, ये होता है। तो यहां से हम इसे आगे ले चलेंगे, क्या होगा हमारा डेल्टा Tb इक्वल टू, जब हमारा ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमारा एक नियतांक आएगा Kb बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। ये M आ जाएगा और मोलालिटी बराबर हमारा क्या होता है, हमारा W/M, सॉरी ये स्मॉल m होता है ना, ये मोलालिटी होता है, स्मॉल m होता है, मोलरता होता है हमारा कैपिटल, ये स्मॉल m है, ठीक। ये m बराबर हमारा क्या होता है W/M। यहां से हम इसकी वैल्यू रख देंगे, डेल्टा Tb इक्वल टू Kb W/M। ये हमारा मोललता होता है, मोललता, और ये स्मॉल w हमारा होता है वेट, और ये वाला स्मॉल w हमारा क्या होता है
मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, सॉरी m बराबर होता है हमारा n अपन w, n अपन w होता है नहीं हमारा मोलता। ये हमारा m है मोलता, और मोलता बराबर होता है हमारा n मोल अंश अपन मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी पूरे उसका द्रव्यमान होता है ना। m बराबर होता है हमारा n अपन w, और n बराबर होता है हमारा क्या होता है w अपन m। ये हमारा पूरे का आयतन होगा कैपिटल W। n बराबर हमारा क्या होता है, क्योंकि n बराबर होता है हमारा W अपन m, तो इसकी वैल्यू यहां पे रख देंगे m बराबर W अपन m अपन कैपिटल W। ये हमारा नीचे चला जाएगा स्मॉल w अपन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये हो जाएगा हमारा m बराबर। इस m की वैल्यू हम वहां पे रख देंगे। डेल्टा टीबी बराबर केबी, और n की वैल्यू आई है हमारी स्मॉल w इंटू स्मॉल w अपन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो डेल्टा टी बराबर टीबी बराबर हमारा क्या हो जाएगा केबी इंटू w अपन m इंटू W। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का उन्नयन। और यदि ये हमारा जो कैपिटल W है ये हमारा केजी में है, अगर हम इसे ये केजी में अगर हम इसे ग्राम में ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू W अपन m इंटू कैपिटल W इंटू 1000, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है हिमांक का अनुमान। जब हमारा क्वथनांक बढ़ेगा तो हमारा हिमांक घटेगा। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद है हमारा हिमांक का अवनमन। तो हमारा हिमांक का अवनमन क्या होता है, किसी द्रव का हिमांक क्या होता है जब वह जमता है, ये तो आप लोग जानते होंगे फ्रीजिंग होता है, ठीक है। जिस पर द्रव का वाष्प पदार्थ उसके ठोस अवस्था के वाष्प पदार्थ के बराबर हो जाता है। इसमें हमारा हिमांक का अनुमान क्या होगा, जब किसी शुद्ध विलायक तीनों डिफिनेशन लगभग सेम ही है, जबकि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का या विलयन भी कह सकते हैं। जब विलय मिल जाएगा विलायक तो हमारा विलयन हो जाएगा, विलायक का हिमांक घट जाता है, तो विलायक
का हिमांक पहले की तुलना में घट जाता है, हिमांक घट जाता है। अर्थात क्या मतलब हुआ हमारा, जो शुद्ध विलायक होगा, अर्थात शुद्ध विलायक जो होगा उसका हमारा हिमांक ज्यादा होगा, और जब विलयन होगा उसका हमारा हिमांक कम होगा। अर्थात शुद्ध विलायक का हिमांक विलयन की अपेक्षा, हिमांक विलयन की अपेक्षा अधिक होगा, विलयन के हिमांक की अपेक्षा। अपेक्षा अधिक होगा। जो हमारा शुद्ध विलायक होगा उसका हमारा हिमांक ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। किसी भी शुद्ध विलायक में अगर हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका हमारा शुद्ध पदार्थ का हमारा हिमांक ज्यादा होगा, और जो हम विलयन हो जाएगा हमारा दोनों विलायक और विलेय के मिलने के बाद उसका हमारा हिमांक घट जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, यदि शुद्ध विलायक का हम हिमांक ले लेंगे हमारा शुद्ध, इसमें टी हिमांक का अनुमान है ना, तो हमारा ये हो गया टी फ्रीजिंग, टी एफ बराबर, ये जैसे शुद्ध विलायक है ना इसका हमारा ज्यादा होगा और विलयन जब हो जाएगा उसका घट जाएगा, तो इसे हम ले लेंगे T0F माइनस विलयन का हमारा होगा, इसे हमने T0F ले लिया, इसे हम TF ले लेंगे माइनस TF। ठीक, ये हो गया। अब जो TF होता है ये भी हमारा मोलैलिटी के अनुक्रमानुपाती होता है। जो डेल्टा T होता है TF अनुक्रमानुपाती मोलैलिटी स्मॉल m। यहाँ पे भी हम इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा। वहां पे हमने Kb लिया था, Kb का मतलब होता है K और B का मतलब होता है बॉइलिंग। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे वहां पे हमने क्या लिया था Kb, यहाँ पे हमारा फ्रीजिंग हो रहा है ना तो हम लोग Kf ले लेंगे। यहाँ यह है हमारा स्मॉल m। स्मॉल m बराबर क्या होता है, स्मॉल n बराबर हमारा क्या होता है n अपॉन w, और n बराबर हमारा क्या होता है, n बराबर क्या होता है w अपॉन m। ये हमारा कैपिटल W होगा ना, n बराबर होता है हमारा w अपॉन m। इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W। जब ये नीचे आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा w अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये मोलैलिटी वाला m है और ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा TF बराबर KF इंटू स्मॉल m की जगह हो जाएगा W अपॉन m इंटू कैपिटल W। डेल्टा TF बराबर KF इंटू W अपॉन m इंटू W। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला इसका। इसे भी अगर हम लोग W को यहाँ पे kg में होगा, अगर ग्राम में ले लेंगे तो ये गुना हो जाएगा डेल्टा TF बराबर KF इंटू W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ये हमारा ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी एक हेडिंग बनती है प्रति परासरण दाब, प्रतिलोम परासरण। तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं।
प्रतिलोम परासरण दाब। जो हमारा परासरण दाब था, तो उससे जब हमारा अधिक दाब होने लग जाएगा उसे हम प्रतिपरासरण दाब कहेंगे। प्रतिपरासरण दाब, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब हम लगा देंगे तो उसे हम प्रतिपरासरण दाब कहेंगे। प्रतिपरासरण दाब। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, तो ऐसा दाब प्रतिपरासरण दाब कहलाता है। प्रतिपरासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो यहां से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारा विलायक और विलयन था, तो अर्धपारगम झिल्ली में से जब हम लगा रहे थे तो उसे दाब को रोक रहे थे कि जो हम, जैसे ये हमने बीकर ले लिया, ये हमारे अर्धपारगम झिल्ली के अंदर कोई सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा एक विलायक हो गया। तो हमारा परासरण दाब क्या था कि जब विलायक के अणुओं को विलयन में से यदि किसी अर्धपारगम झिल्ली में से मतलब जो विलायक के अणु होते हैं वे विलयन में ना मिलने पाए, तो ऐसे मतलब विलायक के अणुओं का प्रवेश विलयन के अणुओं के प्रवेश में रोकने के लिए जो हम दाब लगाते हैं वो हमारा परासरण दाब था। यदि हम इससे अधिक दाब लगा दें कि हमारे जो विलयन के अणु हैं वो इसमें अगर मिलने लगे, तो वो हमारा हो जाएगा प्रतिपरासरण दाब। ठीक है, तो यहाँ से आज का हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्रेस बेल को दबाएं। ठीक है।